नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे लोकतांत्रिक और प्रामाणिक नंबर 1 शो दंगल। आज बात प्रधानमंत्री मोदी की। असम की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा राजनीतिक बम फोड़ा है जिसकी गूंज दिल्ली से कोलकाता और पटना तक सुनाई दे रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सबसे बड़ा प्रहार करते हुए घुसपैठियों का रक्षक बता दिया। असम से उठी ये सियासी आग अब बंगाल और बिहार की सियासत को झुलसाने वाली है। बंगाल में ममता और बिहार में कांग्रेस आरजेडी पर बीजेपी लगातार तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है, लेकिन यह आरोप अब तीखा हो गया है। बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं, जबकि असम और बंगाल में अगले साल वोट पड़ने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर असम, बंगाल और बिहार के चुनावी पिच पर अब लाइन लेंथ सेट कर दिया है। ये वो मुद्दा है जिस पर चुनावी हवा का रुख बदल सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर देश में घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर के रास्ते आए तो केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही थीं और उन घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया। सवाल यह भी है कि आखिर घुसपैठिए किसकी मदद से राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड बनवाने में कामयाब हो रहे हैं। कैसे घुसपैठिए कई जगहों पर वोटर कार्ड भी बनवाने में सफल हो रहे हैं। बिहार में जब एसआईआर हुआ तो जमकर सियासत हुई। अब इसी एसआईआर को देश भर में शुरू करने की सुगबुगाहट है। ऐसे में बंगाल और असम में विपक्ष क्या करेगी, आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। असम में पीएम मोदी गरजे और गरजे इस अंदाज में कि कांग्रेस की सियासी जमीन हिल गई। घुसपैठ के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेर लिया। कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। और कांग्रेस चाहती है कि घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। असम के साथ बांग्लादेश 263 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जहां से बांग्लादेशी घुसपैठिए असम की सीमा में दाखिल हो जाते हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस को मोदी ने जड़ से पकड़कर झकझोर दिया। असम में ये वार सिर्फ झटका नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए राजनीतिक झंझावत है। लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं थी, लड़ाई पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ थी। वही प्रधानमंत्री जो कहते थे कि चीन का सामान ना खरीदा जाए, वही चीन गए थे, वही चीन से दोस्ती करने की कोशिश कर। बड़ा सवाल है, आपने पुलवामा की बात की, ये तो सरकार ने कहा था कि हमारे पास वीडियो है। तो अगर ये सवाल पूछा गया कि वीडियो दिखा दो, तो इसमें सरकार को क्या इतराज था। बीजेपी लगातार घुसपैठियों के खिलाफ आवाज बुलंद करती रही है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से देश की डेमोग्राफी बदलने में घुसपैठियों पर चिंता जाहिर की थी। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। असम के दरांग में पीएम के तर्कश से कई तीर निकले। उन्होंने कांग्रेस पर सियासी ब्रह्मास्त्र चला दिया। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। पीएम का ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, वार था। सिर्फ एक चुनावी सभा नहीं थी, चेतावनी थी। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं।
सारा जहर निगल देता। अगले साल मार्च अप्रैल के महीने में विधानसभा के चुनाव, लिहाजा बीजेपी ने एजेंडा सेट कर दिया है। लेकिन घुसपैठ का ये मुद्दा सिर्फ असम तक ही नहीं बल्कि बंगाल और बिहार के चुनाव में भी गूंजेगा। ये बिजली बंगाल में ममता की राजनीति और बिहार में आरजेडी कांग्रेस की सियासत पर गिरेगी। प्रधानमंत्री मोदी का कल मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र का दौरा होना है और उससे ठीक पहले उन्होंने आज एक बार फिर से घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। एसआईआर के दौरान भी बिहार में प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। बात साफ है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगला चुनाव पश्चिम बंगाल में होना है और बीजेपी को उम्मीद है कि इस मुद्दे को उठाकर वो बिहार और बंगाल में चुनाव जीत सकती है। असम से शुरू हुआ तूफान अब बंगाल और बिहार की ओर बढ़ रहा है। कल पीएम मोदी बिहार के सीमांचल में पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पूर्णिया में पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां घुसपैठ का मुद्दा भी उनकी तर्कश में हो सकता है। बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया को सीमांचल के नाम से पुकारा जाता है। सीमांचल में अवैध घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी पूरी तरह बदल चुकी है। 1951 से 2011 तक देश की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी जहां 4% बढ़ी है, वहीं सीमांचल में आंकड़ा करीब 16% है। कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा, कहीं मुद्दे पे प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, केवल घुसपैठिया की बात करेंगे। लेकिन लोगों की तरक्की, बिहार की तरक्की, गरीब के बारे में बात नहीं करेंगे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आ रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी चले जाएं और साथ में हमारे चाचा को भी लेके चले जाएं, स्थिति जान जाएंगे क्या है। बीजेपी ने इसी को लगातार मुद्दा बनाया है। पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी के बयानों की लिस्ट में नंबर 1 पर है। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216.7 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव है। डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन सकता है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर में डेमोग्राफी में बदलाव संवेदनशील मुद्दा रहा है। बीजेपी इसे अवैध बांग्लादेशियों के घुसपैठ से जोड़ती है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर को लेकर बीजेपी वकालत कर रही है। बिहार में सियासत के बावजूद एसआईआर के जरिए फर्जी वोटरों को हाथ में स्याही लगवाने से रोक दिया गया है। यानी पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक और असम चुनाव के स्क्रिप्ट पीएम मोदी ने आज लिखकर ताजा कर दिया है। घुसपैठ के मुद्दे को पीएम ने अपने सियासी स्क्रिप्ट में हाईलाइट किया है। असम में कांग्रेस को घेरा है। कल बंगाल में ममता पर प्रहार की बारी है, जबकि बिहार में कल कांग्रेस और आरजेडी दोनों को निशाने पर साधेंगे। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई अब राष्ट्रवाद बनाम वोट बैंक की है। तीनों राज्यों में चुनावी लड़ाई ध्रुवीकरण बनाम राष्ट्रवाद के पहिए में फंस गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है। आज तक ब्यूरो। तो चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से परिचय आपका कराएं। रोहन गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉली शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। राजीव रंजन, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं। एजिया यादव, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपी आर के हमारे साथ हैं। मनोजीत मंडल, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताएं दंगल के आखिर का सवाल क्या है। पहला बड़ा सवाल कि क्या घुसपैठ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है। दूसरा बड़ा सवाल, असम, बंगाल और बिहार में घुसपैठ के मुद्दे का चुनाव पर कितना असर है। घुसपैठियों के पक्ष में कौन और कौन खिलाफ में है, ये भी हम जानेंगे आज चर्चा में। लेकिन सबसे पहले रोहन गुप्ता साहब, जब भी बात घुसपैठियों की होती है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या ये अपने पैर पे आप खुद कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं? क्योंकि घुसपैठियों का जब भी सवाल उठेगा तो सबका सवाल ये भी उठेगा कि घुसपैठी आखिरकार घुस कैसे रहे। देखिए, बिल्कुल अर्पिता जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और केंद्र सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी है। और तभी जब अमित शाह जी से सवाल पूछा गया, उन्होंने बहुत स्पेसिफिक आंसर दिया कि जो बंगाल से सटी हमारी बॉर्डर है बांग्लादेश की, वहां पे 250 किलोमीटर ऐसी बॉर्डर है जहां पे हम लोग चाह के भी फेंसिंग नहीं कर सकते। और 400 किलोमीटर की दूसरी जो बॉर्डर है, वहां पे जो राज्य सरकार होती है उसकी जो इच्छा शक्ति है, वो उसका साथ सीआरपीएफ के साथ होना बहुत जरूरी।
और उन्होंने स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ दिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये आज का मुद्दा नहीं है। अगर इसको अर्पिता जी हमको सॉल्व करना है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबकी इच्छा शक्ति, सबको मिलकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पर जब तक कांग्रेस पार्टी जो तुष्टीकरण की अपनी राजनीति के चलते, या इंडी गठबंधन की दूसरी पार्टियां तुष्टीकरण की अपनी राजनीति के चलते अगर तुष्टीकरण को देश की सुरक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी, तब तक ये प्रॉब्लम को हम नहीं सॉल्व कर सकते। एक हकीकत है। और इसीलिए घुसपैठियों की हम जब बात कर रहे हैं, मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूं बिहार का, जहां पे पूरी तरह से एसआईआर हुआ, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके 7 करोड़ 24 लाख वोटरों का नाम आया गया, किसी ने कोई आपत्ति की। 65 लाख वोटर जो नहीं पाए गए, उसकी सूची कांग्रेस पार्टी को भी दी, सारे दल को दी। आज तक एक भी उसके सामने कोई भी एग्जांपल नहीं आया कि कहीं पे कुछ गलत हुआ। तो ये कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे? नहीं सर, फिर आप जब बताइए, आप 65 लाख में से मैं चैलेंज जब आप ये कहते हैं जब 65 लाख में, तो यही सवाल फिर विपक्ष पूछता, उसमें कितने बांग्लादेशी थे? घुसपैठियों कितने घुसपैठिए थे? मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आज 65 लाख ऐसे लोग हैं, उसमें कोई नेपाल का भी हो सकता है, बांग्लादेश का भी हो सकता है, पर जो लोगों को देश की नागरिकता या बिहार में नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, उनका नाम हटाया गया। कांग्रेस पार्टी, ठीक है सर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। चलिए रोहन गुप्ता, ठीक है, मैं आपकी इस बात से चलिए सहमत हो जाती हूँ कि बहुत ऐसी बॉर्डर्स इलाके हैं जहां पर फेंसिंग नहीं हो पा रही है और वहां से उस तरीके से अभी रोकने का प्रयास चल रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि चलिए आप रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वापस कितने भेज रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये एक प्रक्रिया है और इसीलिए असम में भी आपने देखा होगा, पूरी प्रक्रिया के तहत डिटेंशन सेंटर में उनको भेजा गया। जितना सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा तरीके से लोगों को बाहर भेजा जाए, वो सरकार अपना काम कर रही है। कैसे सर? विपक्षी कितनी काम में सर, सुनिए, काम सर बोलने और करने में, मैं एग्जांपल नहीं, मैं आंकड़े देती हूँ सर। मैं आपको एक सेंटर में, उसमें भी आप मानवाधिकार का मुद्दा उठा के उसमें भी आप राजनीति कर रहे हैं, वहां पे भी तुष्टीकरण की बात करें, वो जाने दीजिए। फर्जी आधार कार्ड का मुद्दा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 4 एमएलए ने आधार कार्ड बनाने के लिए अपना सिग्नेचर दिया घुसपैठियों को। आप इसको क्या कहेंगी? नहीं सर, मेरा सवाल रोहन गुप्ता, मेरा सवाल वापस भेजने को था। आपने उदाहरण दिए, लेकिन मैं आपके सामने आंकड़े रखती हूं और ये सारे आंकड़े लोकसभा और राज्यसभा में जवाब आए हैं सवालों के, उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूं। जहां वापस भेजने के सवाल मैंने आपसे पूछा था, अगर घुसपैठिए को, क्योंकि आज प्रधानमंत्री को हम लोगों ने सुना, उन्होंने कहा सारा ठीक रहा कांग्रेस पर कि कांग्रेस उन्हें संरक्षण दे रही है, अब हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जब वापस भेजने की कार्रवाई की बात होती है सर, तो 2009 में सबसे ज्यादा वापस भेजे गए 10,602, उसके बाद 2010 में आंकड़ा था 6,290, 2011 में आंकड़ा था 6,761, 2012 में 6,530 लगभग। अब अगर आपकी सरकार जब से आई है, तब से अगर हम आंकड़ा देख ले 2014 से, तो वो आंकड़ा सर 990 के करीब। सुनिए, 2015 में 474, 2016 में 308 और 2017 में केवल 51। मैं इसका जवाब दे दूं आपको। बांग्ला, जहां पे आप जब आसाम में जब प्रधानमंत्री है, वहां पे आपने कभी डिटेंशन सेंटर में देखा है कितने बांग्लादेशी है? वहां की सरकार वापस भी तो लेनी चाहिए। आज पूरी तरीके से डिटेंशन सेंटर में हजारों लोग जो अवैध घुसपैठिए थे, उनको वहां पे रखा गया है। अभी गुजरात में आप ये कह रहे हैं, फिर तो सर आपकी विदेश नीति पर सवाल उठने नहीं चाहिए क्या? यानी कांग्रेस पार्टी उन्हें वापस भेजने में सफल हो जाती है, लेकिन आपकी सरकार वापस भेजने में सफल नहीं हो पा रही है। संवेदनशीलता से गुजरात हो, वेस्ट बंगाल हो, असम हो, वो चाहती है कि पूरे देश की तरह से कार्रवाई हो, उसमें राज्य सरकार या दूसरी पार्टी अलग ना रहे, उसमें तुष्टीकरण के नाते उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाए। सुनिए, थोड़ा आंकड़े पे रह लेते हैं। समझ गई रोहन जी, आप ये कह रहे हैं उनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, कब तक रखेगी सरकार? वापस भेजने, सुनिए ना, वापस भेजने का मामला अगर 2009 से 2017 की केवल तुलना कर ले, तब 10,000 से ऊपर का आंकड़ा है और 2017 में केवल 51 आंकड़ा है सर। अर्पिता जी, आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा। समझाइए ना सर, मैं और पूरी जनता समझना चाहती, समझाइए ना सर। नहीं देगी तो अर्पिता जी काम नहीं होगा। अरे समझाइए, बोलने नहीं देती। आप मेरी बातें नहीं खत्म हो। मैं ये कह रहा हूँ, घुसपैठियों को अगर बांग्लादेश वापस भेजा जाना चाहिए, उनकी सरकार को भी उनको स्वीकार करना पड़ेगा और इसीलिए उनको डिटेंशन सेंटर में रख के बार-बार फ्लाइट के द्वारा अलग तरीके से हजारों घुसपैठियों को वहां पे भेजा जा रहा है। और वो प्रक्रिया आपको मैं नंबर दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम में डंके की चोट पे कि कितना बड़ा नंबर वहां पे क्या है। पर मुद्दा यहाँ पे क्या है? असली मुद्दा क्या देश की दूसरी पार्टियां खुलकर इसके ऊपर बोल रही हैं? क्या देश की दूसरी पार्टियां, वो टीएमसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, क्या उसके खिलाफ खड़ी है? नहीं खड़ी है। क्यों? आप तुष्टीकरण को और घुसपैठियों को मिक्स मत करिए। धर्म को और घुसपैठ की बात अलग है। हमारे लिए अवैध घुसपैठिया बांग्लादेशी है, वो मुसलमान नहीं है। ये समझना पड़ेगा। बात तो गई नहीं ना अभी सर, इस पर तो रोहन जी पूरी बात में मैंने कहीं हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं किया, हम तो घुसपैठिए पर ही टिके थे। एनीवेज सर, मैं आपसे, सुनिए ना रोहन जी, ठीक है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है देश में,
और उसी लेकिन का रोहन कारण जी है देखिए, मैं घुसपैठियों जल्दी से को चर्चा में प्रोटेक्शन आगे दिया बढ़ना जा रहा है। चाहती हूँ, इसलिए आप सरकार में हैं, आपसे थोड़ी सी स्पष्टीकरण मैं चाह रही थी। आपने कहा कि आप प्रयास कर रहे हैं, सरकारों से बात कर रहे हैं, फिर मैं ये जरा समझना चाहती हूँ, जो मैंने आपको 2009 का उदाहरण 10,000 से ज्यादा का दिया, उस समय सरकार ने कैसे किस देशों से बात कर ली, बांग्लादेश से बात कर ली और उनको वापस भी भेज दिया। आप क्यों नहीं बात कर पा रहे हो? और आप केवल अगर 2017 का आंकड़ा देखिए 51 लोगों को ही वापस भेज पाए, फिर आप ये कह रहे हैं घुसपैठी हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है। अर्पित जी सुन लीजिए, आसाम के जो अवैध जो वहाँ पे डिटेंशन सेंटर में हजारों की संख्या में करीब 45,000 लोग वहाँ पे हैं, आज उनको वापस भेजा जा रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, वहां पे हम लोग भेजेंगे, पर ये सरकार की नियति जो है वो घुसपैठियों को देश में रखने की नहीं है। दैट इज अ नो मैं आपको 17 का उदाहरण दे रही हूँ, मैं आपको 24 का उदाहरण नहीं दे रही थी सर। होगा अगर आप बीच में बोलते रहेंगे तो डिबेट नहीं होगी ना सर। मैं आपको सुन रहा हूँ, आप आंसर ही खत्म नहीं होने दे रही है तो बात कैसे होगी? लेट मी कंप्लीट ना। मैं आपका मुद्दा समझ रहा हूँ और मैं जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूँ आपको। गुजरात हो, वेस्ट बंगाल हो, असम हो, हर जगह पे जहां पे भी ये घुसपैठिए पाए गए हैं उनको डिटेंशन सेंटर में लेके जाया गया है और वहां से उनको अपने देश में ट्रांसफर करने की पूरी प्रक्रिया ये देश की सरकार कर रही है। पर आपको नहीं लगता है कि राज्य सरकार जहां पे भी है, वो वेस्ट बंगाल हो या जहां पे भी, उनको भी इसका समर्थन करना चाहिए? हाँ। बिल्कुल नहीं। टीएमसी नहीं खड़ी है, उनको अवैध नागरिकता देके आज टीएमसी एसआईआर के खिलाफ क्यों? उसका कारण है कि उनको प्रोटेक्ट करना है उनको। तो ये दो तरीके का मापदंड नहीं चल सकता है। हाँ। आपकी नियति साफ होनी चाहिए और आप सरकार के साथ में खड़े रहिए, तब ये घुसपैठियों का मुद्दा सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है। मनोजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से सर, फिर मैं डॉली शर्मा के पास जाऊं। जी आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा सवाल है कि घेरे में मेरे दोस्त को घेरा। आज तक पहली बार ये टीवी में हुआ कि सबसे अच्छा सवाल किया है आपने। थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग इट। उनको पता ही नहीं है डिटेंशन कैंप में जो लोग रह रहे असम में, शायद मेरे दोस्त तब दूसरे पार्टी में थे 2018-19 में जब एनआरसी के मुद्दा उठा था। डिटेंशन कैंप में 18 लाख लोग हैं असम में, उनमें से 12 लाख हिंदू जो बांग्लादेशी नहीं है, इस देश का है। आप इसको धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? रोहन जी एक मिनट, let him complete sir, let him complete। रोहन जी let him complete, मैं आऊंगी। आ रही हूँ रोहन जी, आ रही हूँ सर। सुनिए जी, आप बंगाल के ऊपर ये जिम्मेदारी लगा रहा है, आप दिखाइए बंगाल में आप कितना डिटेंशन कैंप है और कहां पर घुसपैठिया है। सबसे ज्यादा घुसपैठिया अगर किसी राज्य में है और अभी तक जहां घुसते हैं वो है असम, चाहे वो आपका सरकार हो कि पिछले सरकार हो। आपको ये पता होना चाहिए भाई साहब। आज तक भी असम के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आप ही का जो वहां का चीफ मिनिस्टर है उनका बयान ले लीजिए। असम के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कहा है कि डेमोग्राफी चेंज हो गई। तो आपके सरकार क्या कर रहे थे भाई साहब पिछले 11 साल से? आपकी खुद का सरकार है असम में, डबल इंजन का सरकार है, करीब करीब 8-9 साल हो गए। आपके दोनों डबल इंजन का सरकार असम में घुसपैठिया को आप रोक नहीं सका। उल्टा बंगाल का जो सिटीजन है वहां का बांग्लादेश में पुशबैक कर रहे हो। ठीक है मनोजीत जी, फिर मैं आपसे एक सवाल आपसे भी जानना चाहती हूँ। बंगाल की आपने इतनी जिक्र कर दी, अगर सर आंकड़े देखिए तो सबसे ज्यादा अवैध लोग बंगाल में ही रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं फिर? आंकड़े हैं सर, मैं आपको बता, 57 लाख से भी ज्यादा बताई गई है सर ऐसे लोगों की संख्या जो वैध दस्तावेज नहीं है उनके पास। आपको कैसे आंकड़ा मिला? क्या सर्वे हुआ है? और असम में मैंने आपको बोल दिया कि आपका उनका वहां का चीफ मिनिस्टर का बयान ले लीजिए। अब ये 57 लाख का जो आंकड़े आप दे रहे हो कि किसके आधार पे? और बिहार के सब मेरे दोस्त बात कर रहे थे, बिहार में 65 लाख से उनमें से कितने सारे बांग्लादेशी है? और आपने कहा किसी ने अपील नहीं किया है। हमारे पास आंकड़े हैं 30,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी अपील किया है। तब क्यों इतना असत क्यों कहते हो टीवी पर आके? आप क्या होना चाहिए देश के लोग। ये टीवी में हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आप एफिडेविट देख लीजिए। अच्छा। और सबसे ज्यादा रोहिंग्या, और मैं आपको एक आंकड़े दे रहा हूं, सबसे ज्यादा रोहिंग्या जम्मू कश्मीर है। ये अकॉर्डिंग टू द एफिडेविट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 40,000 रोहिंग्या। रोहन गुप्ता जल्दी से एक छोटा सा जवाब, मैं आगे बढ़ूं सर। हाँ मनोजीत जी, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वेस्ट बंगाल के जो नेता है उन्होंने कहा कि करीब 50 लाख अवैध घुसपैठियों को वहां पे वोटर बैंक आपकी सरकार ने बनाया, उसका जवाब दे दीजिए।
आपने आधार कार्ड बिल्कुल, कितने लोगों को इश्यू बिल्कुल। किया? आपको क्यों एसआईआर बिल्कुल, से डर लग रहा है? बिल्कुल, अगर आपकी नियत में बिल्कुल। खोट नहीं है तो ठीक है। एसआईआर होने दीजिए ना। क्यों एसआईआर से दूर भाग रहे हैं? क्यों लोगों को आपको- डरा है धर्म ठीक के है। नाम पे? मैं आपको वही जवाब- कह रहा हूं। ठीक है, रोहन, जवाब ठीक है। सुन और लीजिए, घुसपैठियों जवाब का सुन कोई लेना देना नहीं है। जवाब आप सुन एसआईआर लीजिए, से जवाब। दूर भाग रहे हैं। ठीक है, रोहन, जवाब यही जल्दी से बात ले लेते हैं। का सर, आप ही के सबूत है सवाल कि का आप जवाब घुसपैठियों जल्दी के से। साथ जवाब खड़े सुन हुए हैं। लीजिए। ठीक सर, सुन जल्दी लीजिए। से जवाब सर। हाँ, पहली बात, ये आंकड़े कौन कांग्रेस पार्टी के कौन लीडर का है पता नहीं, और आप आधार कार्ड और वोटर कार्ड की आप बात करते हो, ये आप ही का काम है, ये स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरी बात, एसआईआर, मैं आपको कह रहा हूं हर राज्य में एसआईआर की डालिए। पहले शुरू कीजिए आसाम में, आप एसआईआर का विरोध आसाम में क्यों शुरू कर रहे हैं? बताइए कीजिए। मुझे। हर राज्य में कोई नहीं विरोध किया। आप जिस क्यों तरह दूर से भाग कर रहे रहे हो, जिस तरह क्यों से डरा कर रहे रहे हो, जनता को? बिहार में आप आप बोल कह दीजिए। रही है, बिहार ममता में जी कह रही है, बोल SIR दीजिए कब से पहले। आप अरे बोल एक एक करके, दीजिए। एक एक करके सर, एक एक करके। बोलने दीजिए। आप ये स्पष्टीकरण कर लीजिए, बिहार में 65 लाख सब अवैध है। आप बोल दीजिए, आप जोर से बोल दीजिए। आप एसआईआर किया, फुल्ली सक्सेसफुल है, बोल लीजिए एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट पे, तब हम मानेंगे। आपके नियत में कोर्ट नहीं है, आपको कैसे मानेंगे? आप जेन्युइन SIR का क्यों विरोध कर रहे हैं वो बताइए मनोज आप जी। कर रहे हो। ममता आप जी जो क्यों जेन्युइन खिलाफ इंडियन सिटीजन है, अगर आपकी नियत में खोट नहीं है, आप घुसपैठियों के साथ नहीं क्योंकि खड़े हैं, तो SIR के खिलाफ क्यों है आप लोग? फेल क्यों है? आप एक कारण तो बताइए बिहार मुझे। में, आपने अगर आपकी बिहार में नियत में फेल खोट नहीं क्यों है? है तो SIR ठीक है रोहन जी, क्यों ठीक कर है, रहे हैं आप? ठीक है मनोज जी, ये एक एक करके, एक एक करके। ठीक है मनोज जी, मेरा एक छोटा सा सवाल जल्दी से आपसे है, घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? बिल्कुल चाहिए, ठीक है। लेकिन देश की नागरिकों को नहीं है। हाँ। असम में डिटेंशन कैंप में जो है एनआरसी के नाम पे सबसे ज्यादा देश के नागरिक है, 18 लाख। ऑल ऑफ देम आर इंडियन सिटीजन। आप ये कह रहे हैं वो सारे इंडियन सिटीजन्स हैं जो डिटेंशन कैंप में हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, क्या आंकड़े हैं सर आपके पास? हटा दीजिए, नहीं तो उनको हटा दीजिए। 18 साल से है, 6 साल हो गया। सर, क्या आंकड़े हैं आपके पास? 7 साल हो गया। उन लोगों के पास आंकड़े हैं, 7 साल हो गया। अच्छा, उनसे आंकड़े भी ढूंढें, ठीक, उनसे पता करें उनके। हाँ, ठीक है, ठीक सर। डॉली शर्मा, एक छोटा सा रिएक्शन में चर्चा में और मेहमानों को भी जोड़ दूं जल्दी जल्दी से। ठीक है, रोहन गुप्ता प्लीज जी, मनोजीत जी प्लीज। डॉली शर्मा, घुसपैठिए का ऐसा मुद्दा जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को घेरा है और ये कहा है कि आप लोग संरक्षण देते हैं और वोटों के लिए घुसपैठियों को ये संरक्षण तमाम दल देते हैं, जिसमें आपका दल भी है। जी, ये ऐसे नहीं होता मित्रों। बॉर्डर सिक्योरिटी आपके हाथ में है। प्रधानमंत्री जी, आप बताइए कि जब बॉर्डर आपके हाथ में है, सिक्योरिटी आपके हाथ में, देश के सारे संस्थान आपके हाथ में है और कांग्रेस घुसपैठिए ला रही है, तो फिर आप सत्ता में क्या कर रहे हैं? मेरा सीधा सवाल। और ये वही सवाल है जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से लगातार पूछते थे। ये पहली बात। दूसरी बात, तो गृह मंत्री मंत्रालय की एक रिपोर्ट कहती है कि आपके शासन में सबसे ज्यादा घुसपैठिए आए हैं और कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि घुसपैठियों को मत भेजो बाहर। कांग्रेस तो ये कह रही है, हमारे नेता राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि जो इस देश का नागरिक है उसकी वोट चोरी नहीं होनी चाहिए, उसको वोट डालने का हक मिलना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है, हम तो लगातार यही बात कह रहे हैं ना, घुसपैठियों को भगाने का काम किसका है? आपका है, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप विफल है। लेकिन डॉली जी, फिर ये सवाल है ना, अगर मान लीजिए ये पूरा उनके ही हाथ में है तो घुसपैठिए का मुद्दा प्रधानमंत्री उठा क्यों रहे हैं? इसके पीछे क्या लग रहा है आपको? क्यों उठा रहे हैं? जब उन्हीं की कमी है, केंद्रीय एजेंसियां उन्हीं के पास हैं, वो ये कर नहीं पा रहे हैं, तो ये मुद्दा उठा क्यों रहे हैं? जी अर्पिता जी, 11 साल से वो सत्ता में है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी ने 11 साल में 22 करोड़ नौकरियां देनी थी, किसी युवा को नहीं मिली। आप आज देखिए हर प्रदेश में, दिल्ली में, यानी आपके हिसाब से मुद्दा भटका रहे हैं। कर रहा है। आए दिन पेपर लीक होता है, भर्ती घोटाले होते हैं, मतलब आपके हिसाब से मुद्दा घुमा रहे हैं, घुसपैठिए पर ला रहे हैं। फिर सवाल ये है कि घुसपैठिए पर जब सरकार खुद घिर रही है तो ये मुद्दा उठा क्यों रही है? मैम, ये पूछ रही हूँ मैं। फिर वो कोई और मुद्दा उठाए ना जिसमें वो दोबारा घिर सकते हैं। मान लीजिए बेरोजगारी से बचने के लिए उन्होंने घुसपैठिए का मुद्दा उठाया, घुसपैठिए में भी वो खुद ही घिर रहे हैं, तो वो क्यों उठा रहे हैं ये मुद्दा? अर्पिता जी, बहुत अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी बार बार घुसपैठिए घुसपैठिए। वो जितनी बार घुसपैठिया कहेंगे ना, उतनी बार हिंदुस्तान की जनता ये जान जाएंगी कि हमने एक विफल प्रधानमंत्री को देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बिठाया है, क्योंकि वो व्यक्ति घुसपैठ करने में, अगर घुसपैठ हो रही है तो प्रधानमंत्री विफल है।
प्रधानमंत्री के हाथ से सिस्टम चल नहीं रहा, और सिस्टम चल नहीं रहा तो उनकी विफलता का प्रमाण प्रधानमंत्री बार बार खुद ही दे रहे हैं अपने भाषणों में। अच्छी बात है, देश का युवा समझेगा कि प्रधानमंत्री के पास नौकरी की बात नहीं है, देश का किसान समझेगा कि एमएसपी देने की बात की थी, आय दुगनी करने की बात की थी, आज उस पर चर्चाएं नहीं है। आज बिहार में जनता जान रही है कि उनका वोट किस तरीके से चोरी किया जा रहा है इलेक्शन हाईजैक करने के लिए। तो बार बार प्रधानमंत्री अपने ही मुंह से अपनी विफलता का प्रमाण दे रहे हैं अगर वो घुसपैठी की बात करते हैं। लेकिन उनका सीधा इंडिकेशन ये भी है कि अगर एसआईआर कराया जा रहा है तो उसमें आपत्ति आप लोगों को क्यों हर बार हो जाती है। इसी बीच जरा एक बड़ी खबर आई है, जल्दी से पहले उसका रुख करने फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ये आसाम से बड़ी खबर आ रही है। भूकंप के झटके वहां पर तगड़े झटके महसूस किए गए हैं आसाम में। 5.8 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। और तगड़े झटके, कितना नुकसान हुआ है यह भी देखना होगा। लेकिन इस बीच आपको बताएं, असम के उदलगिरी में दरअसल ये भूकंप का ये केंद्र था और इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई है। तगड़े झटके लोगों ने महसूस किए, बहुत सारे लोग घरों से बाहर भी निकल आए। रिक्टर स्केल पर 5.8 तीव्रता ये मापी गई है। चलिए चर्चा में वापस जरा लौटते हैं जल्दी से। अब एक एक रिएक्शन ले लेते हैं राजीव रंजन सर से। राजीव जी। देखिए, ये सवाल केवल हम बांग्लादेशी घुसपैठ के परिप्रेक्ष्य में क्यों दें, और टीएमसी जैसी पार्टियां इस सवाल पर जिस तरह से आक्रामक होती, इसे अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से दें तो भारत के जो जमीन से जोड़ने वाले जो किन देशों के साथ हमारी सीमाएं हैं उसमें 7 देश हैं, और इसमें अफगानिस्तान लंबे समय तक अशांत रहा है। वो पीओके, चूंकि हम कहते हैं कि हमारा है, और पीओके के साथ वो बॉर्डर शेयर करता है। बाकी पाकिस्तान से लेकर तमाम जिन मुल्कों के साथ, बांग्लादेश, म्यांमार को लेकर के नॉर्थ ईस्ट में हाल के दिनों में जो वहां पर कई तरह की अशांति के दृश्य उपस्थित हुए, उसमें भी वो म्यांमार से घुसपैठ को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े। भारत ने एक पूर्व प्रधानमंत्री को खोया। अगर समुद्री रास्ते से 2 पड़ोसी मुल्क कहें तो मालदीव कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, लेकिन श्रीलंका से जिस तरह के रिश्ते रहे या वहां से आने जाने वाले लोग बेरोक टोक आते जाते, तो भारत ने एक पूर्व प्रधानमंत्री को खोया। ये सवाल बड़ा है, और ये केवल कि प्रधानमंत्री जी ने पूछा तो वो विफल है, ये असफलता या विफलता का सवाल नहीं। दुनिया के अनेक मुल्कों में और दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क में जो हिस्पैनिक ओरिजिन के लोग हैं, जिस तरह से लैटिन अमेरिकन लोग, जिसमें मैक्सिको से लेकर कोलंबिया और कई देशों के लोग, बहुत ही आराम से लोग लंबे समय तक आते जाते। ये समस्याएं होती हैं। ये समस्याएं का किसी बड़े असंतुलन में तब्दील हो, इसके पहले एक राष्ट्रव्यापी विमर्श, चर्चा इस पर होनी चाहिए। और राज्य सरकारों सर, ये चर्चा के लिए जिक्र है या चुनाव को देखते हुए जिक्र है? अब टाइमिंग को लेकर के आपके सवाल को मैं आपका विशेषाधिकार मानता हूं, लेकिन मैं समझता हूं ये सवाल लगातार अलग अलग तरीके से उठते रहे। ये पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा, ये पहले भी उन्होंने कई बार इस तरह के, लेकिन अगर इसको चुनावी प्रयोग के तौर पर ही देखें राजीव जी, तो इससे पहले भी ये प्रयोग हो चुके हैं, लेकिन बिहार और झारखंड में खासतौर पर इसका बहुत असर दिखा नहीं पिछले चुनावों में। देखें देखिए, तो ऐसा तो नहीं है बार बार वही गेम खेलने की कोशिश हो रही है जिसके लिए कांग्रेस पर आरोप लगता है। कांग्रेस भी वही मुद्दे उठाती है जिस पर रन नहीं बना पाते। क्या आप भी वही मुद्दे उठा रहे हैं? आपके गठबंधन भी वही मुद्दा उठा रही है जिस पर स्कोर नहीं आएगा? नहीं, सबसे पहले मैं किसी एक देश या किसी एक धर्म विशेष को लेकर के घुसपैठ की समस्या को मैं नहीं देखता। हम लोगों का जो नजरिया है, ये देश के लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किल स्थितियों को ला सकता है, इससे बचना चाहिए। और जहां तक बिहार का सवाल है, जो सबसे बड़े जनादेश, सर आपने धर्म का जिक्र कर दिया, इसका सीधा सा मतलब क्या ध्रुवीकरण से है? मैंने तो सवाल भी वो नहीं पूछा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि घुसपैठ का मुद्दा उठा के ध्रुवीकरण की कोशिश। मुझे एक बात बताइए, म्यांमार से तो आप जोड़ सकती हैं, जो कनेक्शन जोड़ सकती हैं, बांग्लादेश से जोड़ सकती हैं, लेकिन श्रीलंका से कौन सा कनेक्शन जोड़ेगी? भूटान से कौन सा कनेक्शन जोड़ेगी? चाइना से कौन सा कनेक्शन जोड़ेगी? राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा की दृष्टि से चाइना से भी, जो उनके पड़ोसी जो भी राज्य भारत के उनके करीब, उन राज्यों में वहां से कहीं ना कहीं कई तरह के
गुप्तचरी और कई तरह के खतरे तो उत्पन्न होते ही हैं। तो हमारा ये कहना है, ये सवाल एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखिए। लेकिन राजीव जी, मैं ये जरूर कहूंगी, एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं आप, चाहे उसमें ध्रुवीकरण ले आइए, बिहार की राजनीति ले आइए, लेकिन आप उसको देश के स्तर पर देख रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर ही देख रहे हैं। आप इधर उधर कहीं बिहार के चुनावों को देखते हुए, ध्रुवीकरण के मुद्दे को देखते हुए, जो आप मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। जी सर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, बिहार के जो 2 जनादेश हैं, लोकसभा चुनाव में हमारा जो हमारे अलायंस को 30 सीटें मिली हैं, 40, ये 75% का स्ट्राइक रेट। और दूसरी बार उसके बाद जो उपचुनाव हुए, एक ही सीट हमारी थी और हमने इनकी भी 3 सीटें जनता के आशीर्वाद से जीत ली। तो 4 की 4 सीटें, इसका मतलब है 100% सफलता का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो हम कोई बड़े फेरबदल को नहीं देख रहे हैं। और 225 का अगर लक्ष्य हमने रखा है, ठीक है, तो एक तरफ नीतीश कुमार जी के कार्यकाल की बेशुमार उपलब्धियां और देश ने 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हासिल किया है, ठीक है, वो ज्यादा अहम है। इसीलिए ऐसे मुद्दे बहुत अहमियत हमारे लिए नहीं रखते। ठीक है अजय यादव, क्योंकि अगर हम आंकड़े देख लें तो 2001 से 2011 के बीच अगर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देख लें तो पूर्णिया में 28% करीब, कटिहार में 30%, अररिया में 30%, किशनगंज में करीब 30%, और मुसलमानों की भी वृद्धि यहां पर हुई है। 51 से 2011 के बीच में देश में अगर कुल मुसलमानों की आबादी देखें, उनकी हिस्सेदारी 4% रही। सीमांचल में यह आंकड़ा करीब 16% हो जाता है। मैम, इसका सीधा मतलब यह है कि घुसपैठिए पनाह पाए बैठे हैं वहां पर। अर्पिता जी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी होता है कंप्लीटली उनके अंडर में होता है। ये बार बार जो कहते हैं कि इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं, ये किससे सवाल पूछ रहे हैं? सब कुछ तो उनके अंडर में है। अपने आप को वो सुधारें। वो विफल हैं, उनकी नाकामयाबी है और फोड़ रहे हैं स्टेट पे, इसका ब्लेम स्टेट पे डाल रहे हैं। अगर आए हैं घुसपैठी तो आप क्या कर रहे थे? 11 साल से आप सत्ता में है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, आप लोग दोनों कर क्या रहे थे जीतने? हम विपक्ष को ये सवाल पूछना चाहिए उनसे कि अगर घुसपैठी आए तो आप कर क्या रहे थे? ये तो उनसे सवाल है सीधा। डबल इंजन की सरकार, दोनों सरकार नाकामयाब, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। अच्छा, यही सवाल फिर आपने केंद्र की सरकार से उस वक्त पूछा था जब आप राज्य में थी? हम लोग राज्य में कितने महीने थे? बीच में 17 महीने थे। बस उतने ही दिन तो थे बीच में। तो मतलब कम दिन थे इसलिए पूछा नहीं। यानी कि आप पूरे आंकड़े देखें, क्या ये 17 महीने में इतने सारे मुसलमान बढ़ गए हैं? फिर भी केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अगर 17 महीने थे तो बॉर्डर सिक्योरिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसके अंडर में आता है? केंद्र के आता है। गृह मंत्रालय किसके अंडर में है? क्योंकि जो मैंने आंकड़ा दिया 2001 से 2011 का, मैम 2000 से 2005 तक तो राबड़ी देवी थी ही, आपने कहा कि कम। हाँ, तो इसीलिए मेरा ये सवाल था। आपने फिर भी उसको कम ही समय बताया। पता नहीं राजनेताओं को कितना समय चाहिए सवाल उठाने के लिए या सवाल पूछने के लिए। एक बात आप बताइए, 2001 की बात आप कर रहे हैं, 2005 ऑनर्स था, तो क्यों नहीं घुसपैठियों को वापस भेजा गया? भेज देते। अगर मान लीजिए घुसपैठी भरे बड़े, केंद्र में बीजेपी, उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार जी थे, भेजते थे घुसपैठियों। कहाँ की बात कर रही है मैम? 2000 से 2005 की बात मैं आपको बता रही हूँ। राबड़ी देवी थी ना, मैं 2001 का आंकड़ा ठीक है, 2005 तक भी मतलब जो विपक्ष में था उसी को भेज देना चाहिए, है ना? वो नहीं कर पाए। एक सेकंड अर्पिता जी, 2005 तक राबड़ी देवी थी जी थी। 2005 के बाद कौन थे? अच्छा, मतलब उसके बाद की बात कीजिए। आपकी सरकार में मैं क्यों बात करूँ? ठीक मैम, समझ गई। मान लीजिए ऐसे भी अगर इनको इतनी चिंता है घुसपैठियों की, तो इनके पास तो काफी दिनों से सत्ता है, काफी सालों से सत्ता है, कई टर्म से ये सत्ता में है, अभी तक ये क्यों नहीं भेज पाए? ठीक है, इनको वीरेंद्र कुमार साहब, वीरेंद्र कुमार साहब, जब दलितों का जिक्र होता है तो आपकी पार्टी काफी आगे बढ़ चढ़कर बात करती है, बिहार को सुधारने की बात करती है, रिवोल्यूशन लाने की बात करती है, पूरे सीटों पर खुद चुनाव में उतरने की बात करती है। बात जब घुसपैठियों की होती है तो आप लोग एज अ गठबंधन पूछते हैं ये सवाल कि नहीं? देखिए, इस घुसपैठिए के सवाल पर देश का कोई भी नागरिक क्यों नहीं समर्थन करेगा? हाँ, कुछ विपक्ष की पार्टियों को ये जरूर तकलीफ होती है कि उन्होंने वोट बैंक समझ रखा है, जो हमारे देशवासियों को दी जा रही सुविधाओं को
लूट रहे हैं उनको ये लोग अपना समर्थक समझ रहे हैं। यही लोग न थे कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए पश्चिमी देश इंटरवेन करे। और ऐसे ही भाषा से विदेश में जो ताकतें हैं वो इनको मदद करने के लिए शायद बॉर्डर पर घुसते हैं। और दूसरी बात, जब मेरे अपने टर्न पर बोलिए, और मैं बता रहा हूं कि जब इस तरह के घुसपैठिए लोगों का मनोबल जब इनके भाषा से बढ़ता है, जब गुजरात जाते हैं और पाकिस्तानी गाने से स्वागत होता है कुछ नेताओं का। नहीं धीरेन्द्र जी, क्योंकि इस पे आरोप और प्रत्यारोप के इतर, क्योंकि घुसपैठिए का मुद्दा बहुत बहुत जरूरी मुद्दा है सर, और इसको उतने ही जरूरी तरीके से ही समझना पड़ेगा। केंद्र में आपकी गठबंधन की सरकार है, राज्य में आपकी गठबंधन की सरकार है सर, और उसके बाद भी आपको गलती दूसरों की दिखती है क्या? आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं वो तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो उनका समर्थन, मान लीजिए वो समर्थन भी कर रहे हैं, मान लीजिए वो समर्थन भी कर रहे हैं, तब भी वो घुसपैठियों को बुला भी लेंगे, उनका आधार भी बनवा देंगे, उनका वोटर आईडी कार्ड भी बनवा देंगे, उनका राशन भी बनवा देंगे। ये समस्या सिर्फ भारत और बिहार का नहीं, ये समस्या पूरे दुनिया में है। ये आपको भी पता है पिताजी, अमेरिका जैसा सुरक्षित देश, दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश, क्या वहां पर घुसपैठिए नहीं गए हैं? क्या वहां से डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है? और उसी पर कांग्रेस की कुछ बातें जो है बहुत अच्छी लग जाती है कि भाई यहाँ पर हथकड़ी लगा के लोगों को भेजा जा रहा है गैर कानूनी रूप से उस देश में, कौन सा हमारा सरहद लगता है? तो इन समस्याओं को लेकर के यदि प्रधानमंत्री चिंतित हैं कि हम अपने देश में ऐसे लोगों को निकाल करके बाहर करेंगे और अपने देश के जो नागरिकों को उनको और बेहतर सुविधा दे सके ताकि दुनिया में सबसे मजबूत रूप से हम उभर करके आ सके, हमारे नागरिक और आगे बढ़ सके, तो इसमें विदेशी ताकतों को ऊपर में अगर उस पर अटैक हम कर रहे हैं, जो घुस रहे हैं, तो उस पर हमारे विपक्ष के नेताओं को ऑब्जेक्शन क्यों होता है? धीरेन्द्र जी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैंने पूछा केंद्र सरकार में आपका गठबंधन, राज्य में आपका गठबंधन, आप ये कह रहे हैं विदेशी ताकत, उनको रोकना भी तो फिर आप ही की जिम्मेदारी है, या तो आप विफल हो पा रहे हैं उसमें, आप वो नहीं कर पा रहे, ये समझे हम। आप कैसे कह रहे हैं? हमारे रोकने की जहां तक बात है, तो ऐसे लोगों को जो न्योता दे करके बुलाते हैं, हमारे देश के नागरिकों को धन्यवाद दीजिए ना कि 20 साल से ऐसे राजनीतिक दलों को उन्होंने आने तक नहीं दिया है सत्ता में। तो एक तरह से तो हम राजनीतिक दल कहां से आगे सर? घुसपैठिए कौन सा राजनीतिक दल घुसपैठिया है सर? राजनीतिक दल जो घुसपैठियों की भाषा बोलते हैं, जिनको उनके वोट के दरकार है, जो तुष्टीकरण करते हैं, ऐसे लोगों को सत्ता से 15 मैं उन लोगों की बात सर, मैं राजनीतिक दल की बात नहीं कर रही, मैं घुसपैठियों की बात कर रही हूँ सर। मैं क्लियर करूं, मैं घुसपैठियों को लेकर सवाल पूछ रही हूँ। आप सरकार में हैं, इसलिए सवाल आपसे है सर, आप कर क्या रहे हैं? आप ये कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम असल में दिख नहीं रहा ना जमीन पर, फिर आप उसको लेकर दूसरों पर निशाना साध रहे हैं। ये न्योता देते हैं, मान लीजिए वो न्योता भी देते हैं तो फिर भी आ जाते हैं। ये बताइए कि अगर एनआरसी हो रहा है, एसआईआर हुआ, सब कुछ हुआ, तो हम ऐसे लोगों को, अभी बंगाल में लोगों ने कहा कि हिंदुओं को आपने रखा है, तो जिस समय अब फिर घूम फिर के आप हिंदू और मुसलमान पर आ गए। समझ गई सर, चलिए मैं कहना चाह रहे हैं, मनोजीत जी भी कुछ समझिए कि एक नैरेटिव चलाने का जो प्रयास ये लोग करते हैं, विपक्ष के लोग, हम नैरेटिव छोड़ दीजिए सर, मैं सरकार के प्रयास पूछ रही थी, आप नैरेटिव पर आ गए, मैं सरकार का प्रयास पूछ रही हूँ, उसको नहीं आप क्लियर कर पा रहे हैं ना। आप ये कह रहे हैं ये लीजिए उनकी गलती है, उनकी खामियां हैं, मैं कह रही हूँ चिंतन करने का समय नहीं है सर, आपकी सरकार है, आपको एक्शन लेने की बात है, उस एक्शन पर सवाल पूछ रही हूँ। चिंतन तो मैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर भी कर लूंगी, यहाँ बैठे हर प्रवक्ता चिंतन कर लेंगे, चिंतन करने से देश नहीं सुधरेगा ना सर। पिताजी डिटेंशन सेंटर में अगर सरकार रख रही है तो उनको तो अब डिपोर्ट करना है, उस पर कार्रवाई। समझ गई, आ रही हूँ डॉली जी, आ रही हूँ, मनोजीत जी भी कुछ कहना चाहें, जल्दी जल्दी, ठीक है। रोहन गुप्ता के बाद डॉली जी, फिर मनोजीत जी आ रही हूँ। आपने बिगिनिंग से जो सवाल पूछा कि सरकार, मैं उसके जवाब दे रहा हूँ। अभी मनोजीत मंडल ने ये कहा कि जो भी डिटेंशन सेंटर में, वो तो सारे भारतीय के नागरिक हैं। अगर घुसपैठियों को आज भी ये संरक्षण दे रहे, उनसे क्या अपेक्षा करें? सरकार ने किसने डाला उनको वहां पे डिटेंशन सेंटर में? सरकार ने डाला, ये सरकार के खिलाफ पड़े। अभी डॉली जी ने बात कही बिहार की, एसआईआर जो हुआ, एसआईआर क्यों है? ऐसे जितने भी अवैध लोग हैं जो देश के जो नागरिक बन चुके हैं, उसके ऊपर एक्शन लेना है, आप उसके खिलाफ करें। वोट चोरी हुई है, घुसपैठियों की वोट चोरी हुई है, और इसीलिए आपके पेट में दर्द है। और आज जो एटम बम आपके नेता बात कर रहे हैं, वो तेजस्वी यादव ने आपके ऊपर फोड़ दिया। वोट चोरी का नैरेटिव फ्लॉप हो चुका। किसकी वोट चोरी हुई मुझे बताइए? 65 लाख ऐसे लोग जिनके नाम अंदर थे, आप एक एग्जांपल भी नहीं देख पाए। कौन सी वोट चोरी हुई?
एसआईआर के खिलाफ आप कैसे खड़े? तो जब सरकार प्रयास कर रही है घुसपैठियों को रोकने के लिए, आप उसके साथ खड़े नहीं है। और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इनके नेता ये सबूत मांग रहे हैं कि जिसने हमला किया वो पाकिस्तान के टेररिस्ट है कि नहीं, वो बताइए। वो कहां से घुसपैठिए मांगेंगे? उनकी नीयत में खोट है अर्पिता जी। और जब तक जो सरकार के प्रयास है आप लोग उसके साथ नहीं खड़ेंगे, उस मुद्दे पर राजनीति करेंगे, देश की जनता माफ नहीं करेगी। और बिहार में आज आपके ऊपर हाइड्रोजन फॉर्म तेजस्वी यादव ने फोड़ दिया। सर ये तो प्रवृत्ति रही है ना रोहन जी, जो विपक्ष में रहता है उसके तेवर तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन सरकार से सवाल होंगे ना कि उनके तेवर तो ऐसे एक्शन में बदलते हुए दिखने चाहिए। ठीक, आपका मैं जवाब दे दूं। तेवर रहने चाहिए पर नियत साफ रहनी चाहिए। तेवर रहे, नियत रहे, लेकिन आंकड़े भी तो रहे सर। तो नहीं हो सकता है। तेवर रहे, नियत रहे, बातें रहे, लेकिन एक्शन भी तो हो सर, आंकड़े भी तो दिखे सर, वो आंकड़े ही नहीं दिख रहे। आप डिटेंशन सेंटर में रहने वाले के साथ खड़े तो देश के खिलाफ हुए ना। ठीक है, डॉली शर्मा या नियत तो इनकी पता चल गई कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा, लेकिन सरकार की वजह से क्रिकेट मैच हो सकता है। और आज देश के वो 26 परिवार रो रहे हैं खून के आंसू और लगातार कह रहे हैं कि इस देश में हम, इस देशवासियों की शहादत के इस सरकार के लिए कोई मायने नहीं है, नियत आपकी है। ये रोहन गुप्ता। दूसरी बात जो आपने कहा एसआईआर आपने किया, 65 जी अपनी परिवार में, प्लीज सर, वो नहीं बोल रही थी जब आप बोल रहे थे, प्लीज बीच में मत बोलिए। ठीक, आप जवाब दीजिएगा सर, दे लीजिएगा उसके बाद रोहन जी, उसके बाद आप एक 65 लाख लोगों के नाम कटे। 65 लाख लोगों में 35 लाख मतदाता वो हैं जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए, 26 लाख मतदाता दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के, उसके अलावा 22 लाख के करीब मृत पाए गए। आप मुझे बताइए अर्पिता जी, घुसपैठिए कितने निकले इस एसआईआर में? बताइए, इस घुसपैठिए कितने निकले, कितने भारतीय जनता पार्टी ने निकाले? आप मुझे ये बताइए। कांग्रेस, देखिए अर्पिता जी फिर ये बीच में बोल रहे हैं। रोहन जी प्लीज, अर्पिता जी फिर ये बीच में बोल रहे हैं। मुझे बताइए वोट चोरी किसकी हुई? मुझे मेरा पॉइंट कंप्लीट करने दें। ठीक है। अरे ये आप रोहन जी, मैं बड़े रिस्पेक्ट से कह रही हूँ, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रही थी। आप मुझे ये बताइए अर्पिता जी, घुसपैठिए इस देश से बाहर जाने चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, हम कह रहे हैं। लेकिन हमारा स्टैंड ये भी है कि जो इस देश का नागरिक है उस जिंदा व्यक्ति को आप वोटर लिस्ट में मृत घोषित एक एग्जांपल दिखाइए डॉली जी, देश एक में एग्जांपल बहुत सारे दिखाइए लोग 65 लाख में से। और हाँ, मैं अरे एक एग्जांपल बताइए ना, एक मैं एग्जांपल आपको पूरी सीरीज 7 लोग जिन्होंने राहुल गांधी जी के साथ चाय पी, 65 लाख में से मैं चैलेंज के उर्मिला, साथ एक एग्जांपल बताइए आप। एक एग्जांपल नहीं दे पाए आप लोग। बता रही हूँ, मैंने पिछली डिबेट में भी कहा, आप गलत नैरेटिव फैला रहे हैं देश में। एक एग्जांपल दिखाइए, आपकी पार्टी एक एग्जांपल नहीं दे पाई कि किसकी वोट चोरी हुई। वोट चोरी घुसपैठियों की हुई है। आप बताइए ना 65 लाख में से कितने चोरी हुई? एक खराब करके सर, ये मैं करके सर अभी तक मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। डॉली जी ठीक है, आपने 10 सेकंड में जल्दी डॉली कंप्लीट कर लीजिए, मनोजीत को भी बोलना। ठीक है डॉली, जल्दी से 10 सेकंड। उर्मिला, बिहार की उर्मिला, उनके पति, उनके बच्चे जगह जगह जा रहे और कह रहे कि मेरा वोट कटा है, मुझे वोटर लिस्ट में वोट फाइल करिए ना। राहुल गांधी जी के साथ जिन 7 लोगों ने चाय पी, डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग क्यों फाइल कर रहे हैं? जगह जगह कंप्लेंट, देखिए फिर बोल रहे हैं। ठीक है, मैं दोनों लोगों को रोक रही हूं। मनोजीत ठीक है सर, आप बताइए। ठीक है डॉली, इन्हें हमसे डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है और मुझे ये बोलने नहीं दे रहे। ठीक है डॉली, आप अर्पिता जी, मैं बड़े इनको डिसिप्लिन से इनको सुन रही थी। ठीक है डॉली, मैं जल्दी से आपके पास। हर तरीके से दूसरे को ये इस तरीके से करते हैं। ठीक है मनोजीत मंडल, लेकिन लगातार जिस तरीके से जिनका लोगों को इन्होंने वोटर लिस्ट में मारा है, हम ये कहना चाहते हैं कि जो इस देश का नागरिक है उसका वोट काटा नहीं जाना चाहिए। जो इस देश का नागरिक है उसको वोट का हक मिलना चाहिए, और अगर उसका वोट भारतीय जनता पार्टी काटेगी तो वो वोट हम चोरी नहीं करने देंगे। ये हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं। ठीक है मनोजीत मंडल, नहीं, मेरे काबिल दोस्त ने मेरा सीधा नाम लिया, कहा कि हम डिटेंशन कैंप के साथ खड़े हुए हैं। तो आप बता दीजिए, हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि सब घुसपैठिया है, मान लिया, आप क्या कर रहे हो 2017 से आज तक? बताइए, क्यों उन लोगों को वापस नहीं दिया?
आप ही के सरकार है, वहां पर भी आप, अरे रोहन ये तरीका नहीं है, रोहन गुप्ता, रोहन गुप्ता ये तरीका नहीं है, रोहन गुप्ता ये तरीका नहीं है, प्लीज। आप तो इनसे आप ही से सवाल पूछना और आप ही को जवाब देना है सर। एक सेकेंड इनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। मनोजीत, आप तब कांग्रेस में भले आदमी थे, आप कैसे हो गए भाई साहब, बोलने दीजिए। आप मेरे को बताइए, 7-8 साल हो गए, आप कह रहे हो कि ये सब घुसपैठिया है, 18 लाख में सब घुसपैठिया है, 7 सालों के आप पाल रहे हो क्यों? ठीक है, इसका जवाब आपने सही, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं रोहन गुप्ता, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। मनोजीत जी, पहले आप मानिए तो सही कि घुसपैठिया है। अरे उनके मानने से क्या होता है सर, आप तो मान रहे हैं ना। तो 1 मिनट के लिए मान लिया कि घुसपैठिया है, और इसीलिए ठीक है रोहन, उनके मानने न मानने से नहीं होता, लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कितने सालों से उनको क्यों पाला जा रहा है। उनको प्रोटेक्शन देना है, क्योंकि आपकी वोट बैंक एक एक करके प्लीज मनोजीत, ठीक है मनोजीत मंडल प्लीज जवाब। रोहन अवैध तरीके से पाले हुए, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के नेता का स्टेटमेंट है। अरे ठीक है मनोजीत, आवाज कम कीजिए, मनोजीत आवाज कम कीजिए। रोहन एक सेकेंड, जो सवाल है बुनियादी उसका जवाब वो पूछ रहे हैं आपसे, कितने सालों से उनको क्यों पाला जा रहा है। अगर आपके हिसाब से वो घुसपैठी हैं, डिटेंशन सेंटर में है, तो उनको भेजने की प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी और इतने साल क्यों लग रहे हैं? बिल्कुल लगेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से डिटेंशन सेंटर में हजारों लोग वहां पे हैं, एक प्रक्रिया है। आप किसी को रिपोर्ट, आज अगर किसी को रिपोर्ट करना है, अच्छा मुझे जरा ये प्रक्रिया, रोहन जी मुझे ये प्रक्रिया और मेरे दर्शकों के लिए भी ये प्रक्रिया जरा आसान से समझा दीजिए। मनोजीत जी आवाज कम रखिए, मनोजीत की आवाज कम रखिए। मनोजीत जी आपका टाइम हो गया है, मैं रोहन से सवाल पूछ रही हूँ, रुक जाइए। रोहन गुप्ता, मैं आपसे आप ये जरा प्रक्रिया मुझे समझा दीजिए। इतने साल तो हो ही गए हैं, ये कितने और साल की प्रक्रिया रहती है, कितना और साल लग जाएगा सर? अर्पिता जी, क्योंकि बायलैटरल होता है, जैसे बांग्लादेश की जब सरकार चेंज हुई उसके पहले के मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, तब एक हाई लेवल जब मीटिंग हुई थी, तब ये तय हुआ और ये प्रोसेस को बढ़ाया गया कि जितने भी डिटेंशन सेंटर में लोग हैं जिसके एविडेंस नहीं पाए गए, सरकार को वहां पे दिया गया, लोगों को किया गया। आप भी जानते हैं वहां पे बांग्लादेश में भी सरकार बदली है, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सरकार संवेदनशील तरीके से जो लोग के भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जो अवैध तरीके से आए हैं, उनको एक एक करके जितना स्पीड में हो डिटेंशन सेंटर से वहां पे भेजेगी। पर ये दो सरकारों के बीच का मामला है, आप किसी को अवैध तरीके से वहां नहीं भेज सकते हैं। पर यहाँ पे मुद्दा क्या है कि जो लोग अवैध नागरिक बन के उसको वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 7 साल लग जाते हैं, मतलब ये मान के चले 15-20 साल। एसआईआर के खिलाफ क्यों खड़े? एसआईआर डॉली शर्मा प्लीज, मैं रुकिए एक सेकंड, आ रही हूँ। एसआईआर के खिलाफ खड़े होने वाले डॉली शर्मा एक सेकंड, बात सिंपल इतनी है, वो बिहार हो, यानी अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, सालों का इंतजार हो सकता है। युवाओं का पलायन मुद्दा नहीं है। हाँ अर्पिता जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मनोजीत मंडल हो या डॉली शर्मा हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, पहले आप घुसपैठी को घुसपैठिया तो मानिए। अरे उनके मानने से क्या है सर, उसको छोड़ दीजिए ना रोहन गुप्ता। प्रोसेस है उनके मानने न मानने से कोई फर्क, आप अगर सरकार के तौर पर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपको दिख रहा होगा, आपके पास एजेंसियां हैं, आप ये तय करेंगे ना कि वो है या घुसपैठी हैं कि देश के नागरिक हैं, ये तो आपको तय करना है, किसी के मानने न मानने से तो होना नहीं है सर। सरकार ने जो तय किया, अर्पिता जी, सरकार ने जो तय किया कि घुसपैठी है, आज टीएमसी जैसी एक पार्टी उस घुसपैठी को देश के नागरिक कहेगी, आप क्या उनसे अपेक्षा रखेंगे? और वो उनकी सरकार है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि पहले घुसपैठी को घुसपैठा तो मानिए। एसआईआर की प्रोसेस चालू होने से पहले कांग्रेस पार्टी ने ये कहा, जिस दिन कांग्रेस पार्टी और ये टीएमसी मान लेगी कि घुसपैठी है, आप उसी का इंतजार कर रहे हैं, जब वो मान लेंगे तब भेजेंगे आप उन्हें? बिल्कुल नहीं, वो प्रक्रिया चालू है। तो उस प्रक्रिया में कितने साल लगेंगे, मैं ये जानना चाह रही हूँ ना मैम। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ उस प्रक्रिया में कितना समय लग जाएगा? मानना पड़ेगा कि घुसपैठी है। सर कितना साल मानेंगे नहीं तो क्या होगा? क्योंकि सर 2009-10 में आपको साल का आंकड़ा दे रही थी ना सर। 2009 में 10,000, 2010 में 6,000, 2011 में करीब 6,000, ये हजारों में आंकड़ा है सर, और हर साल का आंकड़ा है। और मैं आपको डिटेंशन सेंटर में लाखों लोग हैं। मैं 14 से अगर उदाहरण दे रही थी आपको, तो करीब 980, 2015 में 474, 2016 में 308, 2017 में, और इसीलिए सरकार उसके खिलाफ खड़ी। पहले आइडेंटिफाई तो कीजिए, आइडेंटिफाई करिए, डिटेंशन सेंटर में रखा है तो देश की सुरक्षा पे खतरा नहीं है, क्योंकि उनको कोई राइट नहीं दिया गया है। आप आइडेंटिफाई तो कीजिए, आप सरकार के साथ ही नहीं कर रहे, आप उनको घुसपैठिया मानने को तैयार नहीं है, आप एसआईआर के खिलाफ खड़े हैं, एसआईआर में 65 लाख लोगों को आप डरा रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं? आप तो घुसपैठियों के साथ खड़े हुए हैं। रोहन एक ना बहुत बुनियादी चीज जो बार बार मुझे परेशान कर रही है, मैं जानना चाहती हूँ। डॉली शर्मा एक सेकेंड,
मैं रोहन बार बार ये जानना चाह रही हूँ, आप कह रहे डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है, ये पहले भी प्रक्रिया रहती होगी, सरकारों से पहले भी बात होती होगी। बांग्लादेश की स्थिति अभी की बात, मतलब हाल फिलहाल की घटना है, उसके पहले की स्थिति पे अगर देखें, चलिए अभी नहीं वो बात बन पा रही है, अभी वहां पे नहीं भेज पा रहे हैं, लेकिन सर फिर ये भेजने की जो संख्या है वो इतनी कम क्यों? अर्पिता जी, क्योंकि जिस तरीके से एक प्रक्रिया, जब मैंने आपको कहा सर वो प्रक्रिया, एक बात मुझे बताइए, वो क्या कांग्रेस के टाइम पर और एनडीए के टाइम पर, यूपी और एनडीए के टाइम पर क्या ये प्रक्रिया बदल जाती है? सर मैं नहीं समझ पा रही हूँ ना सर। आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया है, जब तक पूरे देश के घुसपैठियों का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, आइडेंटिफिकेशन करके उनको कोई राइट नहीं मिल रहा है। आज अगर वो डिटेंशन में बैठे हुए हैं, वहाँ पे नहीं भी भेजा क्या है, उनको किसी भी डिटेंशन सेंटर में रख के पाल ही न रहे हैं, नहीं दिया गया है उसमें सर, उसमें भी रख के पाल ही रहे हैं ना, जरूरी है कि उनको भेजा जाए। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर कि वो वही सरकार की जीत है कि लाखों लोगों को उनको आइडेंटिफाई करके डिटेंशन सेंटर में डाला गया और सरकार अपने तरीके से, पूरी तरीके से सारे लोगों को देश के बाहर खदेड़ेगी, ये सरकार कटिबद्ध है। और मुझे ये सवाल पूछना है कि जो लोग घुसपैठियों को घुसपैठिया मानने को तैयार नहीं है, उसको आप क्या कहेंगी? उसको तो सवाल पूछिए। रोहन, मैं शुरू से लगा के आखिर तक एक ही सवाल आपसे पॉइंट वाइज पूछती रही, लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बार बार आप बात को घुमा रहे हैं, आप बार बार एसआईआर के मुद्दे पर आ जा रहे हैं। आप ये, मैं वही प्रक्रिया, यूपीए की गवर्नमेंट पर भी वही प्रक्रिया रहती होगी जो एनडीए के टाइम पर प्रक्रिया है। ऐसा तो है नहीं कि वो प्रक्रिया बदल गई हो। यूपीए के समय में डिटेंशन सेंटर में लोग नहीं थे, 10,000 लोग। तो आप क्यों पाल रहे हैं? आप फिर ये कहिए कि आप उनको भेजेंगे नहीं, आप यहाँ पाल के रखेंगे डिटेंशन सेंटर में। सालों साल में डिटेंशन सेंटर नहीं थे, सालों साल पालिएगा सर, कुछ भी फिर पालना सही है कि उनको भेजना सही है, ये नहीं समझ पा रही हूँ मैं। मनोजीत मंडल को तकलीफ हो रही है। अरे रोहन जी, एक आम नागरिक के मन में ये चिंताएं जागेंगी ना कि हम घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में पकड़ के रखने के लिए है सालों साल, या फिर हम उनको भेजेंगे? वो प्रक्रिया सालों साल चलेगी सर। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। हाँ जल्दी से सर, फिर डॉली के पास भी मेरे पास 30 सेकंड ही है। सिर्फ 10 सेकंड। ये मैं आपको ये कह रहा हूं, ये बीजेपी का इलेक्शन गिमिक है और कुछ नहीं है। इन लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है घुसपैठी के बारे में। जल्दी से आपका रिएक्शन। डॉली जल्दी। जो भी घुसपैठिया है, अगर कोई भी चुनाव आते ही मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान की बातें, जनता की दिक्कतों पर देते सिर्फ तिगड़म की बातें, घुसपैठियों का डर दिखाया, रोजगार का वादा खो गया, महंगाई आसमान छू गई, जनता का भरोसा खो गया, जुमलों में ताकत, हकीकत में खाली हाथ। भाजपा का खेल है वोट बैंक की बात, वोट बैंक की बात। कांग्रेस से जितने लोगों के नाम बताए, या एजे यादव की पार्टी ने जितने लोगों के, फैक्ट चेक टीम ने सब में यही पाया कि ये गलत और झूठे आरोप लगाते रहे हैं। तो देखिए, आरोप और प्रत्यारोप कई हैं, मुद्दे भी आपको बिहार चुनाव में कई नजर आएंगे, लेकिन वो जनता पर कितना असर डाल पाएंगे? क्या घुसपैठिए का मुद्दा बैकफायर कर जाएगा? ये वाकई ध्रुवीकरण करने में कामयाब रहेगा बिहार के लिहाज से? अगर आप देखिए, क्योंकि उदाहरण तो ऐसे नहीं कहते बिहार और झारखंड के लिहाज से, लेकिन चुनाव है सामने, अब देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है।